Okay, good afternoon, everyone. Now, in the previous lecture, we started with section 37, correct? And we studied the first point, that is delivery of goods less than contracted for, correct? हमने इसमें ऑप्शंस देख लिए थे कि अगर हमें डिलीवरी आती है, ओके, विच इज लेस देन व्हाट वी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, यानी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 100 यूनिट्स का और हमारे घर पर डिलीवर हो रहे हैं सिर्फ 70 यूनिट्स, करेक्ट? सो इन दिस केस व्हाट ऑल ऑप्शन द बायर हैज, सो क्या लिखा था? द बायर हैज द ऑप्शन, द बायर में रिजेक्ट द गुड्स, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इफ ही एक्सेप्ट्स देन ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। मतलब क्या? उसके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर डिलीवरी लेस होती है तो एक तो क्या है कि वो पूरा ही रिजेक्ट करेगा, ही विल रिजेक्ट द एंटायर लॉट। सेकंड ऑप्शन क्या है? ही विल एक्सेप्ट दिस 70 एंड पे फॉर द प्राइस ऑफ हाउ मच? पे फॉर ₹70 ओनली, राइट? बिकॉज वो 70 एक्सेप्ट कर रहा है, 70 यूनिट्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो 70 का ही प्राइस पे करेगा टू द सेलर, करेक्ट? सो वी वर डन विद द फर्स्ट पॉइंट कि अगर लेस देन आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, करेक्ट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्या? मैंने ऑर्डर दिया था 100 यूनिट्स का, मुझे डिलीवरी आ जाती है 120 यूनिट्स की, ये है डिलीवरी, ठीक है? मुझे डिलीवरी कितनी आती है? 120 की। मैंने ऑर्डर कितना दिया था? मैंने सिर्फ 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, बट मुझे डिलीवरी कितने की हुई है? 120 यूनिट्स की डिलीवरी हुई है, ठीक है? सो इस केस में लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द बायर। देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, इन सच अ केस द बायर हैज 3 ऑप्शंस, ठीक है? देखो, फर्स्ट क्या है? वो एक्सेप्ट द होल, मतलब वो सारी 120, सारे के सारे 120 यूनिट्स एक्सेप्ट करेगा, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? रिजेक्ट द होल, वो सारे ही 120 यूनिट्स को रिजेक्ट कर लेगा, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेप्ट द होल, सेकंड ऑप्शन इज रिजेक्ट द होल, और थर्ड ऑप्शन क्या है? एक्सेप्ट द क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट। मतलब क्या? इसका क्या मतलब होता है कि आप इसमें से कितना एक्सेप्ट करोगे? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यू विल एक्सेप्ट 100 एंड यू विल रिजेक्ट 20, करेक्ट? बिकॉज आपने ऑर्डर कितने का दिया था? 100 का, तो आप इसमें से 100 एक्सेप्ट कर लोगे और जो रिमाइंडर है 20 आप उसे रिजेक्ट कर लोगे, ठीक है? सो विच आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल व्हेन देयर इज, व्हेन quantity delivered to you is more than contracted for? So I'll write down, यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 100 यूनिट्स का, ठीक है? आपको डिलीवर हुए हैं 120 यूनिट्स। इफ यू वांट यू कैन राइट इट साइमल्टेनियसली। तो डिलीवरी कितने की हुई है? 120 यूनिट्स की हुई है। इन सच अ केस यू हैव 3 ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। सो आई विल ड्रॉ दिस, either you will accept the whole, correct? Either you will reject the whole, or you will accept 100 और एंड रिजेक्ट 20, ठीक है? यहाँ पर अगर आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करते हो तो आपने कितना एक्सेप्ट किया है? 120 एक्सेप्ट किए हैं। अगर आप पूरा का पूरा रिजेक्ट कर रहे हो तो कितना रिजेक्ट किया है? पूरा का पूरा 120 रिजेक्ट कर रहे हो। और अगर आप थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, दैट इज एक्सेप्ट 100 एंड रिजेक्ट 20। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन केस डिलीवरी एक्सेस में हो जाती है तो, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है rather than रीडिंग थियोरी थियोरी ओनली। इवन इफ यू राइट दिस तो आप ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? या तो आपने पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया, या तो आप पूरा का पूरा रिजेक्ट कर लोगे, या तो आप उतना एक्सेप्ट कर लोगे जितना आपने मंगवाया था, और जो एक्सेस है आप उसे रिजेक्ट कर लोगे। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल, ओके? ठीक है, अब आगे देखो, देयर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट आफ्टर दिस। तो ये आपको स्टार्टिंग में 3 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है? अब आगे पढ़ो। इफ द बायर एक्सेप्ट्स द होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड, ही मस्ट पे फॉर द देम, ही मस्ट पे फॉर देम। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या था?
आप पूरे के पूरे 120 एक्सेप्ट कर लोगे, करेक्ट। तो अगर आपने 120 एक्सेप्ट किए तो आपको प्राइस भी कितना देना पड़ेगा, 120 यूनिट्स का ही प्राइस देना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। तो दिस इज अगेन रिपीटिशन। अब आता है मेन कंसेप्ट, अब ध्यान देना। where a contract is for sale of about so much quantity or so much quantity more or less, the seller is allowed a reasonable margin। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ। ओके, अब देखो, few years back it was my sister's marriage, ठीक है। so we had gone to print invitation cards। तो हमने इनविटेशन कार्ड्स का ऑर्डर दिया था, हमें कुछ 200 इनविटेशन कार्ड्स चाहिए थे। कितने? 200। तो हमने जाके ऑर्डर दे दिया कि हमें 200 इनविटेशन कार्ड्स आप प्रिंट करके दे दो। ओके, हमने सेलर को ये कह दिया। अब जब हम सेलर से डिलीवरी लेने गए थे, द बायर वेंट टू द सेलर टू टेक द डिलीवरी ऑफ 200 इनविटेशन कार्ड्स। तो सेलर ने बायर को सिर्फ 189 इनविटेशन कार्ड्स दिए। कितने? 189। यानी इसमें से मैं कहूंगी मिसिंग कितने थे? 11 कार्ड्स, करेक्ट। 11 कार्ड्स मिसिंग थे। तो आपने क्या किया, बायर ने क्या किया, बायर ने सेलर को पूछा that what about these 11 invitation cards which are missing। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रिंटिंग स्टफ। जब आप फर्स्ट इनविटेशन कार्ड प्रिंट करोगे ना, नॉट नेसेसरी कि वो एकदम करेक्टली प्रिंट हो या उस पर प्रॉपर इंक हो, है ना, या प्रॉपर इंक्रिप्शन हुआ हो और वट एवर इट इज, यू नो, जो भी रिक्वायर्ड है। तो स्टार्टिंग के जो इनिशियल कार्ड्स होते हैं ना, वो थोड़े से खराब हो जाते हैं और उसके बाद द कार्ड्स आर इन प्रॉपर फॉर्म। ओके, सो जो ये इनिशियल कार्ड्स होते हैं ना, तो इसको कहते हैं रीजनेबल मार्जिन। जो ये मिसिंग कार्ड्स हैं, इसको हम मान लेंगे रीजनेबल मार्जिन। मतलब क्या, आप सेलर से ये 11 कार्ड्स का अकाउंट नहीं ले सकते हो। जब आपने उसे 200 इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट करने के लिए दिया था, तो इट इज इम्प्लाइड कि ये बायर को भी चीज पता होगी कि शुरुआत के 5-6 कार्ड्स तो ये हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उसके बाद द एक्चुअल प्रिंटिंग विल स्टार्ट। सो इन शॉर्ट व्हाट आर दे ट्राइंग टू से कि अगर आपने ऑर्डर दिया है 200 का, ठीक है, तो आपको डिलीवरी कितनी होगी? सम अराउंड 188, 187, 189 और 190 इनविटेशन कार्ड्स की ही डिलीवरी होगी। क्योंकि जो इनिशियल 10-11 कार्ड्स होते हैं ना, वो प्रिंटिंग में, इनिशियल प्रिंटिंग में खराब हो जाते हैं। दे डू नॉट कम इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, किसी में इंक खराब हो जाएगा, किसी में फेड हो जाएगा, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप इससे रीजनेबल मार्जिन पकड़ के ही आपको चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। अब देखो, हमने बात की 200 इनविटेशन कार्ड्स की, इसमें से मैंने रीजनेबल मार्जिन कितना अज्यूम किया था? सपोज मैं 10 इनविटेशन कार्ड्स पकड़ लेती हूँ, तो फिर डिलीवरी कितनी की हुई होगी? 190 इनविटेशन कार्ड्स की डिलीवरी हुई होगी, करेक्ट। क्योंकि इसमें मेरा रीजनेबल मार्जिन कितना है? 10 कार्ड्स। व्हाट इज रीजनेबल मार्जिन? जो कार्ड्स खराब हो गए हैं इनिशियल प्रिंटिंग में, ठीक है, तो बाकी के कार्ड्स जो अच्छे से प्रिंट हुए हैं उसकी आप डिलीवरी कर लेते हो, दैट इज 190 कार्ड्स। ओके, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड रीजनेबल मार्जिन? रीजनेबल मार्जिन का मतलब क्या होता है? अब हम एक एग्जांपल से इसे समझेंगे। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लो, जहां पर मैंने सेलर को ऑर्डर दिया है प्रिंट करने के लिए 200 इनविटेशन कार्ड्स, ठीक है। अब इसमें से उसके 50 इनविटेशन कार्ड्स खराब हो जाते हैं। वो मुझे, मतलब फिर उसने मुझे डिलीवरी कितनी की दी होगी? सिर्फ 150 इनविटेशन कार्ड्स की, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैन यू काउंट दिस एज अ रीजनेबल मार्जिन? द आंसर इज नो। रीजनेबल का मतलब क्या हुआ? जो रीजनेबल है, जो आप समझ सकते हो। अगर आपका 200 में से 50 कार्ड्स खराब हो जाते हैं, इसको आप रीजनेबल मार्जिन नहीं कहोगे। अगर 200 में से 9-10 कार्ड्स खराब हो जाते हैं तो समझ आती है बात। अगर 200 में से 50-55 कार्ड्स खराब हो जाते हैं, तो क्या एज अ बायर आप सिर्फ 150 कार्ड्स उससे एक्सेप्ट करोगे क्या? द आंसर इज नो।
तो आप ये पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर लेते हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल मार्जिन. अगर मैं कहूं कि मैंने 10 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, आई हैव गिवन द ऑर्डर ऑफ 10 यूनिट्स, इसमें से अगर एक यूनिट खराब हो जाती है तो मैं इसे रीजनेबल मार्जिन पकड़ सकती हूँ. पर इसमें से अगर 4 यूनिट्स खराब हो जाती हैं तो क्या मैं इसे रीजनेबल मार्जिन मानूंगी? द आंसर इज नो. तो आपको देखना क्या है कि एक यूनिट खराब हुआ है आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 10. चलो ठीक है, कैन बी अंडरस्टूड. बट 4 यूनिट्स खराब हो चुके हैं आउट ऑफ 10. कैन दिस बी अंडरस्टूड? द आंसर इज नो. अगर सपोज ऑर्डर होता 100 यूनिट्स का और उसमें से अगर 4 यूनिट्स खराब हो जाते हैं तो चलो इट्स ओके. बट 10 में से 4, दिस इज नॉट रीजनेबल. 100 में से 4, दिस इज रीजनेबल. करेक्ट. सो दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रीजनेबल मार्जिन. आप नोट्स में भी आपको एग्जांपल दिया है. लेट अस रीड दैट. चलो मैं ये लाइन वापस से पढ़ लेती हूँ. Where there is a contract of sale of about so much quantity. तो यहाँ पर आपको इनविटेशन कार्ड्स का एग्जांपल लर्न करना है, ठीक है. Where there is a contract for the sale of so much quantity और so much quantity more or less. इससे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, इसे हम क्या कहते हैं? ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? मोर और लेस वाले, ठीक है. द सेलर इज अलाउड रीजनेबल मार्जिन. लाइन क्या लिखा है? सेलर इज अलाउड. मतलब क्या? अगर आपने 200 इनविटेशन कार्ड्स दिए हैं, उसमें से कुछ 8-9 खराब हो जाते हैं, तो आप सेलर को लाइबल होल्ड नहीं कर सकते हो. बिकॉज ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मोर और लेस वाला कॉन्ट्रैक्ट है. और आगे क्या लिखा है लॉ में? दैट द सेलर इज अलाउड. वर्ड क्या लिखा है? सेलर इज अलाउड रीजनेबल मार्जिन. ओके. अब ये इंपॉर्टेंट है. इफ द मार्जिन एक्सीड्स, बायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स. मतलब क्या? अगर 200 इनविटेशन कार्ड्स का ऑर्डर है, रीजनेबल मार्जिन आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मैं लिख लेती हूँ 8 या 9 कार्ड्स. अगर ये एक्सीड हो जाता है, अगर रीजनेबल मार्जिन हो जाता है 40 to 45 इनविटेशन कार्ड्स खराब हो गए, तो क्या लिखा है? इफ द रीजनेबल मार्जिन एक्सीड्स, द बायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इट. मतलब क्या? अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए? मतलब डिलीवरी कितने कार्ड्स की हुई होगी? 140 कार्ड्स की या 150 कार्ड्स की. करेक्ट. तो क्या लिखा है इसमें कि आप बायर को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ इतने ही कार्ड्स एक्सेप्ट करो, क्योंकि इस केस में रीजनेबल मार्जिन हैज एक्सीड. तो रीजनेबल मार्जिन 200 में से कितना हो सकता है? 7, 8 या 9 मैक्सिमम. रीजनेबल मार्जिन 40-50 कार्ड्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है. तो अगर रीजनेबल मार्जिन एक्सीड हो जाता है तो बचेंगे कितने कार्ड? सिर्फ 140 या 150 इनविटेशन कार्ड्स बचेंगे, राइट. तो लिखा क्या है? इन केस वेयर द रीजनेबल मार्जिन एक्सीड्स, द बायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स. मतलब आप सिर्फ बायर के घर पर सिर्फ 140 कार्ड्स पहुंचा देते हो, है ना, या 150, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हो टू एक्सेप्ट only these many cards. ठीक है. So what is important in this point? The meaning of the word reasonable margin. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल होगा. देखो क्या लिखा है यहाँ पर. There was a shortage of 522 kgs of rice. There was shortage of 522 kgs of rice out of a quantity of 16,000 kgs. मतलब क्या? हम लिख लेते हैं यहाँ पर. आपने ऑर्डर कितना दिया था? You had given the order of say 16,000 kgs of rice. उसमें से रीजनेबल मार्जिन कितना हो गया था? कितना चावल खराब हो गया था? 522. ओनली 522. तो क्या हम इसे रीजनेबल मार्जिन मान सकते हैं? द आंसर इज यस. देखो, इट वॉज हेल्ड, आगे पढ़ो. इट वॉज हेल्ड टू बी अ स्लाइट डेफिशिएंसी, है ना, सिर्फ इतने 16,000 में से 522 केजीज खराब हो चुके हैं. सो क्या आगे क्या लिखा है? देयर वाज स्लाइट डेफिशिएंसी. और इसे हम कौन सा रूल कहते हैं? डी मिनिमस रूल. यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक. रीजनेबल मार्जिन का रूल है, इसे हम कौन सा रूल कहते हैं? डी मिनिमस रूल. देखो आगे क्या लिखा है? द बायर कुड नॉट देयरफॉर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी. क्योंकि हम इसे रीजनेबल मार्जिन मान रहे हैं, करेक्ट. तो इसमें बायर को जितना बाकी 15,500 केजीज
जितने होंगे बायर को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने केजीज राइस खराब हो चुके हैं, सिर्फ 522 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 16,000 देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ओनली 522। तो अब बायर के घर पर डिलीवरी कितने केजीज राइस की होगी, सम 15,500, ठीक है, मैं राउंड फिगर पकड़ रही हूँ। तो बायर को इतनी डिलीवरी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए क्या लिखा है, द बायर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज रीजनेबल मार्जिन। इसे हम रीजनेबल मार्जिन काउंट करेंगे बिकॉज सिर्फ कम क्वांटिटी कम हुई है आउट ऑफ 16,000। ओके, सो बायर हैज टू एक्सेप्ट द remaining, that is 15,500. okay, the right to reject the goods is not equivalent to right to cancel the contract। मतलब क्या, अब हम पकड़ लेते हैं, हाँ आगे ये भी पढ़ लो, if the buyer reject the goods the seller has the right to tender it again। ठीक है, अब if you have understood the 16,000 वाला example, now understand the next line का भी explanation। क्या लिख रहे हैं इन्होंने, देखो अब मैंने सपोज 10 इनविटेशन कार्ड्स प्रिंटिंग को दिए थे, ठीक है, इसमें से रीजनेबल मार्जिन में कितना पकड़ लूंगी, से 1 इनविटेशन कार्ड, है ना, 1 इनविटेशन कार्ड को मैं रीजनेबल मार्जिन पकड़ सकती हूँ, मतलब बायर के घर पर डिलीवरी कितनी की गई होगी, 9 इनविटेशन कार्ड्स की, ठीक है, सो इज दिस अ रीजनेबल मार्जिन, द आंसर इज यस। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल 1, दिस इज क्लियर। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैंने ऑर्डर दिया था मैंने 10 इनविटेशन कार्ड्स का, ठीक है, अब उसमें से कितने कार्ड्स खराब हो चुके हैं, आई विल से 4 इनविटेशन कार्ड्स खराब हो चुके हैं, तो क्या इसे रीजनेबल मार्जिन समझा जाएगा, द आंसर इज नो, इसे रीजनेबल मार्जिन समझा नहीं जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 कार्ड्स तो खराब हो चुके हैं, मतलब बायर के घर पर कितने की डिलीवरी गई होगी, 6 इनविटेशन कार्ड्स की, तो 10 में से 4 खराब हो गए, तो क्या हम इसे रीजनेबल मार्जिन समझ सकते हैं, द आंसर इज नो। उस केस में क्या होगा, अब देखो बचे कितने कार्ड्स, 6 इनविटेशन कार्ड्स, करेक्ट, तो ये आपने क्या किया, ये आपने बायर को डिलीवर करवा दिए, और जो बाकी के 4 इनविटेशन कार्ड्स हैं सेलर इसे वापस प्रिंट करके बायर को डिलीवर कर देगा, तो इसलिए लास्ट में क्या लिखा है, इफ द बायर रिजेक्ट द गुड्स ही हैज द राइट टू टेंडर अगेन the contract quantity and the buyer is bound to accept the same। मतलब जितने बचते हैं, ये यहाँ पर कितने बचे थे, 6 बचे थे, तो ये तो आप पहले बायर को दे दो, और जितने खराब हो चुके हैं सेलर उसे वापस प्रिंट करेगा, वापस बनाएगा, और वापस से बायर के घर पर डिलीवर करवा देगा, ठीक है। सो इन केस ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाता है जहां पर रीजनेबल मार्जिन कुछ ज्यादा ही है, सो यू विल व्हाट यू विल डू, आप इसे रीजनेबल मार्जिन पहली बात तो कंसिडर करोगे नहीं, ठीक है, उसे रीजनेबल मार्जिन हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो उस केस में बायर सेलर को वापस कहेगा कि तुम ये वापस प्रिंट करो, ठीक है। अच्छा, इसके क्या एक्स्ट्रा पैसे हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें गलती किसकी थी, सेलर की गलती थी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू, आई एम गिविंग यू 2 minutes, रीड दिस एंटायर पॉइंट अगेन, ये स्टार्टिंग से पूरा पॉइंट पढ़ लो, और कोई डाउट है तो बता दो, रीड दिस पॉइंट, दिस सेकंड वाला पॉइंट स्टार्टिंग से पढ़ लो, फर्स्ट 3 लाइंस तो इजी हैं, जो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, डी मिनिमस रूल से रीजनेबल मार्जिन, ये वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज ऑफ अबाउट सो मच क्वांटिटी मोर और लेस, ये आपको पढ़ना है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड गुड्स वाला, delivery of goods contracted for mixed with other goods। Now if you remember day before yesterday I had given you this example where you have ordered 10 biscuits, okay, कौन से बिस्किट्स थे आपको चाहिए थे, पार्ले जी वाले, पर आपको डिलीवर कौन से हुए हैं, 5 पार्ले जी बिस्किट्स आए हैं, 2 मोनाको आए हैं, है ना, और 3 से क्रैक जैक आए हैं, है ना, तो यहाँ पर ये कौन से गुड्स हैं, ये मिक्स्ड गुड्स हैं, तो इस केस में क्या करना है, ये हमें यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जहां पर आपको डिलीवरी होती है मिक्स्ड गुड्स की, लेट अस रीड, डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर मिक्स्ड विद अदर गुड्स, देखो डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर मिक्स्ड विद अदर गुड्स एट अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, बायर में, अब यहाँ से ऑप्शंस चालू हो रहे हैं, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस एंड रिजेक्ट द रेस्ट
और रिजेक्ट द होल। मतलब क्या, बायर को कितने चाहिए थे पार्ले जी, 10 पैकेट्स ही नीडेड ऑफ पार्ले जी, जिसमें से आए कितने हैं, 5 पार्ले जी आए हैं और बाकी 5 अदर्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आई राइट योर ऑप्शन 1, ही विल एक्सेप्ट 5 पार्ले जी क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग्स है, और ये वाले जो हैं 5 अदर बिस्किट्स ये से रिजेक्ट कर लेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट कर लेगा सारे के सारे 10 बिस्किट्स, रिजेक्ट द होल। ठीक है, तो देर आर ओनली 2 ऑप्शंस व्हेन देर आर मिक्स्ड कमोडिटीज व्हिच आर बीन डिलीवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आप उतने गुड्स रख लोगे जितना आपको चाहिए थे। आपको पार्ले जी चाहिए था तो 5 पैकेट्स पार्ले जी के आए हैं और 5 पैकेट्स कोई और आए हैं, तो आप उसे रिजेक्ट कर लो। सो एक्सेप्ट व्हाट यू वांटेड एंड रिजेक्ट द रेस्ट। और सेकंड ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट द होल। ये तो सिंपल है। ठीक है, तो अगर आप ये ऐसे पॉइंट वाइज आप अपने नोटबुक्स में लिखोगे तो आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एंड इट इज इजियर टू रिवाइज ऑल्सो रादर देन रीडिंग इट इन अ थ्योरी फॉर्म। ठीक है, अब दीज यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 में हमने कौन से 3 पॉइंट्स देखे हैं, डिलीवरी होगी लेस, या डिलीवरी होगी मोर, या डिलीवरी होगी मिक्स्ड। ठीक है, तीनों के सेपरेट सेपरेट प्रोविजंस हैं जो आपको लर्न करने हैं, कि अगर डिलीवरी लेस होती है तो उस केस में क्या ऑप्शंस हैं, डिलीवरी मोर होती है तो क्या ऑप्शंस हैं, और डिलीवरी मिक्स्ड होती है तो क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, और जब हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे थे सेकंड वाला, तो हमने इसमें एक और कंसेप्ट देखा है विच इज डी मिनिमस रूल। ये याद रखना, डी मिनिमस रूल। ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे देंगे, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी देखो यहाँ पर सबटाइटल है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है बट हमें ये नहीं पता होता है कि ये दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच आंसर। सो यू हैव टू रीड द हेडिंग ऑल्सो, जस्ट डोंट गो ऑन रीडिंग द आंसर्स। ये तीनों का हेडिंग क्या है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। तो रॉन्ग क्वांटिटी अगर वर्ड आ जाता है एग्जाम में तो आपको तीनों लिखने हैं, लेस वाला भी लिखना है, मोर वाला भी लिखना है, मिक्स्ड वाला भी लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट ऑल द 3 पॉइंट्स। सो मेक श्योर दैट यू नो कि किस सब टाइटल के हैं। तो व्हाट इज द सब टाइटल, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी सेक्शन 37। ओके, हम पढ़ क्या रहे थे, हमने स्टार्ट किया था, रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। उसमें है, हमने वी रेड ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ जस्ट 2 पॉइंट्स आर रिमेनिंग, लेट अस गो थ्रू देम। फर्स्ट क्या है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। लेट अस रीड। ओके, unless otherwise agreed, the seller is not entitled, क्या लिखा है, seller is not entitled to deliver the goods by installments, and if he does so buyer is not bound to accept them। मतलब क्या, अब सुनो आप। now supposedly मैंने अपने लोकल जो शॉपकीपर है उन्हें मैंने ऑर्डर दे दिया कि मेरे घर पे 3 kgs ऑफ राइस की डिलीवरी दे दो। अब 3 kgs ऑफ राइस आप एक साथ लेके आ सकते हो, करेक्ट, बिकॉज इट्स सच अ स्मॉल क्वांटिटी। मैंने आपको 300 kgs ऑफ राइस तो नहीं कहा है, राइट, आई हैव जस्ट गिवन द ऑर्डर ऑफ 3 kgs ऑफ राइस। नाउ द शॉपकीपर इज बाउंड टू डिलीवर मी 3 kgs ऑफ राइस इन वन गो। अगर वो ऐसा करता है, सपोजिटली वो सुबह मेरे घर पर आया और उसने मुझे 1 kg डिलीवरी दे दी, फिर शाम को आया फिर 1 kg दे दी, और फिर नेक्स्ट डे आके मुझे एक और 1 kg दे दी, तो नाउ ही इज गिविंग मी डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। सो क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन पढ़ो, सेलर इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिलीवर गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट्स एंड इफ ही डज सो देन बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। अब अगर क्वांटिटी इतनी कम है जो आप एक साथ लेके आ सकते हो, उस केस में बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, सपोजिटली ऐसे मान लो कि बायर ने खुद से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मुझे 1 kg सुबह चाहिए, दूसरा kg शाम को चाहिए और तीसरा kg परसों चाहिए। जहां पर बायर खुद से होके इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उस केस में सेलर हैज टू कंप्लाई, सेलर को फॉलो करना ही पड़ेगा। बट जिस केस में बायर ने इंस्टॉलमेंट्स डिलीवरी की बात की ही नहीं है, उस केस में सेलर खुद से होके इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं दे सकता है। एंड इफ ही डज सो
then in that case buyer is not entitled to accept. ठीक है, तो अगर इसे हम सम अप करें फर्स्ट लाइन को, सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, कि जहां पर जब तक बायर खुद से होके डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मांगता है, सेलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिलीवर इट इन इंस्टॉलमेंट्स. हाँ, अगर बायर ने खुद ने ही कहा है कि मुझे भाई डिलीवरी तो इंस्टॉलमेंट्स में ही चाहिए, देन सेलर इज बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सेलर खुद से होके इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं दे सकता है, ही हैज टू गो गिव इट इन वन गो, है ना. जैसे यहाँ पर क्वांटिटी कितनी कम थी, इट वाज ओनली 3 kgs. सो क्या लिखा है फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट लाइन, seller is not entitled to deliver the goods by installments and if he does so buyer is not bound to accept. ठीक है, दोनों चीजें लिखी हैं. पहली बात तो सेलर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर नहीं सकता है, और अगर करता है तो फिर बायर इज नॉट लाइबल टू एक्सेप्ट. ठीक है, आगे पढ़ो. Where there is a contract for sale of goods to be delivered by installments, delivery should be made in installments. मतलब क्या, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मतलब बायर और सेलर दोनों मानते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा है दैट yes it is only applicable for delivery of small quantities which can be delivered in one go. okay, हम स्पेसिफिकली उन्हीं की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपने से यू हैव गिवन द ऑर्डर ऑफ 45 kgs ऑफ राइस, है ना, तो वो वन गो में डिलीवर करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम पॉसिबल है. आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल ही नहीं है ना, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी ऑफ सच हाई क्वांटिटी, उसमें सेलर विल ऑब्वियसली डिलीवर इट इन इंस्टॉलमेंट्स. जैसे आपको याद रहेगा, मैंने आपको काफी बार एग्जांपल दिया है, डिलीवरी ऑफ 100 bales ऑफ कॉटन, है ना. नाउ दिस यू कैन नॉट डिलीवर इट इन वन गो, यू हैव टू ओनली डिलीवर इट इन इंस्टॉलमेंट्स. इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है. इसमें अगर बायर खुद से होके नहीं कहता है तो भी सेलर को इंस्टॉलमेंट्स में ही देना पड़ेगा, है ना. सो व्हेन इट कम्स टू सच हेवी क्वांटिटी, then there is no option other than installments delivery. So if you see, we are specifically talking about that quantity which is in general less quantity. ठीक है, अब सेकेंड लाइन में क्या लिखा था कि अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जहां पर अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने ये चीज पर अग्री किया है दैट डिलीवरी विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो उस केस में डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, डिलीवरी शुड बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स. मतलब क्या, जहां पर अग्रीमेंट में मेंशन्ड है, अग्रीमेंट में मेंशन्ड है मतलब क्या, दोनों पार्टीज आर अग्रीइंग, दैट मींस बायर इज आल्सो अग्रीइंग, seller is also agreeing. So if both the parties mutually agree that delivery should be in installments, then फिर delivery कैसी होनी चाहिए, it should be in installments. ठीक है, वापस से रीड कर लेते हैं that particular line. क्या लिखा है, where there is a contract, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है that delivery is made in installments, then delivery should be made in installments. ठीक है, बट सपोजिटली अगर कोई अग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है तो फिर डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, डिलीवरी शुड बी इन वन गो. ओके, वेयर नथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, देन डिलीवरी शुड बी मेड इन वन गो. बट वेयर इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट दैट डिलीवरी इज टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, उस केस में डिलीवरी कैसी होगी, डिलीवरी विल हैव टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं, जहां पर अग्रीमेंट पे मेंशन्ड है और जहां पर अग्रीमेंट पे मेंशन्ड नहीं है. ठीक है, अच्छा, लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट, जहां पर डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में होनी है. मतलब क्या, मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ. सपोज 100 बेल्स ऑफ कॉटन की बात करते हैं, 100 बेल्स ऑफ कॉटन, तो यहाँ पर डिलीवरी कैसी होगी, आई अज्यूम कि पहले 20 बेल्स की डिलीवरी होगी, फिर वापस से 20 बेल्स की होगी, राइट, फिर 30 बेल्स की होगी, एंड देन वापस से 30 की होगी, राइट. अब क्या लिखा है, अब यहां से पढ़ना, इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वेयर which are to be separately paid for, the seller may sometimes make no delivery or make defective delivery. मतलब क्या, in respect of one or more installments, मतलब हो सकता है कि सेलर ने ये फर्स्ट डिलीवरी कर दी, फिर जब वो सेकंड डिलीवरी कर रहा है तो वो ये डिलीवरी करना भूल जाता है,
द सेलर में समटाइम्स मेक नो डिलीवरी, है ना, ये लिखा है यहाँ पर, द सेलर में समटाइम्स मेक नो डिलीवरी, है ना, और मे मेक डिफेक्टिव डिलीवरी, यानी 20 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर रहा है पर इसमें कुछ डिफेक्टिव है, ठीक है। ये हो गया सेलर के तरफ से गलतियां। अब बायर के तरफ से गलतियां देखो, इट मे ऑल्सो हैपन दैट बायर में समटाइम्स निग्लेक्ट टू टेक द डिलीवरी, मतलब सेलर के तरफ से डिलीवर हुआ है पर बायर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है गुड्स को, और ही में पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, या तो वो कोई एक इंस्टॉलमेंट्स के लिए पे ही नहीं कर रहा है। तो जो लास्ट के 3 लाइंस है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इसमें आपको क्या पढ़ने मिलेगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट इनिशियली दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफॉल्ट्स which may be made by seller, and in the last they are talking about few defaults which may be made by the buyer, ठीक है। तो दोनों तरफ के पार्टीज की गलतियां बताई हुई है कि ऐसा हो सकता है। वापस से पढ़ लेते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स व्हिच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर, द सेलर में समटाइम्स मेक नो डिलीवरी और मेक द डिलीवरी बट डिलीवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स बट डिफेक्टिव डिलीवरी, ठीक है, या डिलीवरी करेगा पर डिफेक्टिव डिलीवरी करेगा, ठीक है। ये सेलर के तरफ से गलतियां हैं। आगे, और द बायर में निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी और पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, या तो वो बायर की तरफ से गलतियां क्या होंगी, या तो वो गलती से डिलीवरी ले लेना भूल जाएगा, या निग्लेक्ट करेगा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, या तो ही विल नॉट पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो दीज आर द फॉल्ट्स व्हिच मे हैपन ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, ठीक है। एंड ऊपर हमने क्या पढ़ी है, हमने सेलर की गलतियां पढ़ी है, दैट ही मे मेक नो डिलीवरी और मे मेक डिफेक्टिव डिलीवरी, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन फॉर बेटर। What are the cases in case of seller? The seller may make no delivery और डिफेक्टिव डिलीवरी, ये सेलर की तरफ से गलतियां हैं। अब बायर की अगर बात करें तो बायर में समटाइम्स निग्लेक्ट टू एक्सेप्ट डिलीवरी, निग्लेक्ट टू एक्सेप्ट डिलीवरी और पे, है ना, या तो वो डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा या कई बार वो पे करना ही भूल जाएगा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव फॉल्स फॉर ईच ऑफ द पार्टीज, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिलीवरी टू अ कैरियर। अच्छा, अब ये समझ लो आप, अब देखो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सपोजिटली हम ऐसे मान लेते हैं, ये सेलर है, ठीक है, सेलर ने डिलीवरी दी है बायर को नहीं पर बायर के कोई एजेंट को, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बायर्स एजेंट, ठीक है, और यहाँ पर है बायर। तो अब सेलर ने डिलीवरी किसको दी है, बायर के एजेंट को, ये बायर का एजेंट क्या करेगा, ये बायर का एजेंट आके बायर को डिलीवरी दे देगा, करेक्ट। अच्छा, अब समझो, जब सेलर ने बायर के एजेंट को डिलीवरी दे दी तो ऐसा माना जाएगा दैट सेलर ने किसको डिलीवरी दी है, बायर को डिलीवरी दी है। तो अगर मैं ऐसे इन शॉर्ट लिखती हूँ थियोरेटिकल वे में, आई विल राइट डाउन दैट डिलीवरी टू बायर्स एजेंट, delivery to buyer's agent is equal to delivery made to buyer itself, is equal to delivery made to buyer itself, है ना। तो अगर आपने उसके एजेंट को डिलीवरी दे दी तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि आपने बायर को ही डिलीवरी दे दी। सो डिलीवरी टू बायर्स एजेंट इज इक्वल टू डिलीवरी मेड टू बायर हिमसेल्फ, ओके। अगर मैं इफ आई सेंड सम पर्सन फ्रॉम माय बिहाफ टू कलेक्ट गुड्स एट फ्रॉम योर प्लेस, सो आप उसे डिलीवरी दे दोगे, सो डिलीवरी मेड टू हिम इज इक्वल टू डिलीवरी मेड टू मी, ये ऐसे इसका कहने का मतलब है। सो डिलीवरी मेड टू बायर्स एजेंट, क्योंकि अगर एक बार सेलर ने गुड्स बायर के एजेंट को दे दिए, है ना, उसके बाद क्या वो लायबल रहेगा, नहीं, सेलर तो निकल जाता है सीन से। सो इसलिए क्या कह रहे हैं, डिलीवरी मेड टू बायर्स एजेंट इज इक्वल टू डिलीवरी मेड टू बायर इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब समझा है आपको।
So if you want, you can write this down. Delivery made to buyer's agent. डिलीवरी करेगा कौन? सेलर डिलीवरी करेगा, करेक्ट। तो एक बार अगर सेलर ने गुड्स बायर के एजेंट को दे दिए, दैट इज नथिंग बट उसने डायरेक्टली बायर को ही दे दिए, ऐसा माना जाएगा। ओके, डिलीवरी मेड टू बायर्स एजेंट इज इक्वल टू डिलीवरी मेड टू बायर इटसेल्फ। ओके, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सेक्शन 39, वेयर इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर, जैसे यहाँ पर मैंने एजेंट का एग्जांपल लिया, करेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? कैरियर का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट कैरियर को ऐसे समझो कि वो बायर का एजेंट है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, है ना। अभी आपने वो इक्वल टू वाला लिखा है इक्वेशन, डिलीवरी मेड टू एजेंट इज इक्वल टू डिलीवरी मेड टू बायर। वही कह रहे हैं यहाँ पर भी, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर इज प्राइमा फेसी मतलब क्या? एट फर्स्ट प्लेस डीम टू बी डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड टू बायर। तो आपने बायर के एजेंट को दे दिया, मतलब आपने बायर को दे दिया, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। अब आगे, इन सच अ केस द सेलर मस्ट, अच्छा अगर ये आपको प्रूफ करना है, if you want to follow this rule that delivery made to buyer's agent is equal to delivery made to buyer, अगर आपको इसके हिसाब से चलना है तो आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। किसे फुलफिल करनी पड़ेगी? सेलर को। देखो क्या लिखा है, in such a case the seller must enter into a reasonable contract with the carrier on behalf of the buyer, on behalf of the buyer। और वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा? फॉर सेफ ट्रांसमिशन और कस्टडी ऑफ गुड्स। तो इस केस में अगर आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, दैट डिलीवरी टू बायर्स एजेंट इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर, इफ द सेलर वांट्स टू फॉलो दिस रूल देन देयर इज द कंडीशन व्हिच द सेलर हैज टू फुलफिल। वो कंडीशन क्या है कि सेलर को एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, किसके साथ? कैरियर के साथ, ऑन बिहाफ ऑफ बायर। और वो अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा कि the carrier will take the goods safely, okay, for safe transmission। बस वो agreement में सिर्फ इतनी सी बात लिखी होती है। So in short, if you want to follow the rule, there is one condition which the seller has to comply and that is safe custody of the goods, ठीक है। आगे देखो, अब if the seller omits to do so, मतलब क्या? सेलर ने अगर वो agreement नहीं बनाया कैरियर के साथ, अगर वो omit कर देता है, if the seller omits to do so, and if the goods are destroyed, the buyer may decline to treat the delivery to carrier as the delivery made to himself or may hold the seller responsible। मतलब क्या? in short, अगर इसका आप मतलब समझो, मैंने क्या बोला है, अगर आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, कौन सा रूल? डिलीवरी मेड टू बायर्स एजेंट is equal to delivery made to buyer। if you want to follow this rule, there is a condition। what is the condition? दैट कंडीशन ये है कि सेलर को एक अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, किसके साथ? कैरियर के साथ। सेलर हैज टू मेक अ अग्रीमेंट विद द कैरियर। अगर सेलर ये अग्रीमेंट नहीं बनाता है, अगर सेलर ये अग्रीमेंट नहीं बनाता है, ठीक है, और वो सपोज कैरियर वो गुड्स लेके गया, अब सपोज बीच रास्ते में वो गुड्स खराब हो जाते हैं, तो लाइबल कौन होगा? सेलर विल बी लाइबल। क्योंकि देखो उसने एक तो अग्रीमेंट नहीं बनाया, अब गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उसकी लाइबिलिटी कौन बेयर करेगा? सेलर विल बेयर द लाइबिलिटी। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, सपोजिटली सब स्मूथली हुआ है, मतलब क्या? सेलर ने अग्रीमेंट बनाया है कैरियर के साथ, ठीक है, द अग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू। उसके बाद गुड्स कैरियर लेके जाता है और बीच रास्ते में गुड्स खराब हो जाते हैं, तो फिर वो जो गुड्स खराब हो गए हैं उसके लिए लाइबल कौन होगा? उसके लिए बायर लाइबल होगा। क्यों? बिकॉज सेलर के तरफ से जो कंडीशन थी वो उसने फुलफिल कर दी है। द सेलर हैज ऑलरेडी फुलफिल्ड द कंडीशन, ओके। एंड आफ्टर दैट इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड देन हु इज लाइबल? देन बायर इज लाइबल। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर आपको ये चीज इंटरप्रेट करनी है कि अगर सेलर अग्रीमेंट नहीं बनाता है तो उस केस में लाइबल कौन होगा? अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो उस केस में सेलर लाइबल होगा।
इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है कि अगर सेलर एग्रीमेंट बनाता है कैरियर के साथ और उसके बावजूद गुड्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, उस केस में हु विल बी लायबल? द बायर विल बी लायबल। व्हाई? बिकॉज सेलर ने अपने तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी हैं, ठीक है। सो वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इज, इफ सेलर डज नॉट मेक अग्रीमेंट, अगर वो अग्रीमेंट नहीं बनाता है और गुड्स खराब हो जाते हैं तो लायबल कौन होगा? सेलर। सेकेंड केस, अगर सेलर अग्रीमेंट बनाता है तो उस केस में लायबल कौन होगा? अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो देन बायर विल बी लायबल, ठीक है, बिकॉज सेलर ने अपने तरफ से सारे फॉर्मेलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट accidentally or whatever, if goods are destroyed, okay, or that damaged or for whatever reason, then who will have to bear the liability? Buyer. क्यों? क्योंकि जब सेलर ने ये अग्रीमेंट बनाया कैरियर के साथ और उसमें क्या लिखा था? then if you make this agreement you will follow this rule. And what does this rule say? delivery made to buyer's agent is equal to delivery to the buyer. तो जब आप अग्रीमेंट बना लेते हो मतलब आप वो ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो बायर को। तो एक बार अगर ओनरशिप चली गई तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर बायर के पास ओनरशिप चली जाती है और अगर उसके पास रिस्क आ जाता है तो उसको बेयर भी कौन करेगा? बायर ही बेयर करेगा, करेक्ट, क्योंकि बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है कि सेलर को बस ये अग्रीमेंट बनाना है। he has to just make an agreement with the carrier. If he makes the agreement, well and good, but if he does not make the agreement और बाद में जाकर अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो लाइबल भी कौन होगा? सेलर ही लाइबल होगा। क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज है अगर आपको लर्न हो सकती है तो, सी इफ ही मेक्स द अग्रीमेंट ना, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, ठीक है। इफ ही मेक्स द अग्रीमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो यहाँ पर ओनरशिप किसके पास है? बायर के पास है, तो रिस्क भी कौन बेयर करेगा? बायर। बट सपोजिटली इफ ही डज नॉट मेक दिस अग्रीमेंट तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं, तो ओनरशिप अभी भी किसके पास है? सेलर के पास है, तो इसलिए लॉस भी बेयर कौन करेगा? सेलर ही बेयर करेगा, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी क्लियरली रिगार्डिंग preparation of contract with the carrier. So it's very simple. If you make the agreement, who is liable? Buyer is liable. If you do not make the agreement, if the seller omits to make the agreement, who is liable? Seller is only liable, ठीक है। ये अगर आपको चीज समझ आती है, if you understand the logic which is used over here is risk follows ownership, ठीक है। जिसके पास ओनरशिप उसके पास रिस्क। अगर आप अग्रीमेंट बना लेते हो तो ओनरशिप किसे ट्रांसफर हो जाएगी? बायर को, तो रिस्क भी कौन बेयर करेगा? बायर। इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ड क्या लिखा है? बायर। अगर आप अग्रीमेंट नहीं बनाते हो तो अभी भी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है, तो रिस्क भी बेयर कौन करेगा? सेलर बेयर करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? आई हैव रिटन सेलर। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच पार्ट इट्स क्लियर, ठीक है। सो who will bear the risk will depend upon whether agreement has been made or whether agreement has not been made, ठीक है। And the last point is, okay, where goods are sent by the seller to the buyer by route involving sea transit. अगर वो शिप के रास्ते से बायर को गुड्स डिलीवर करवा रहा है, कौन? सेलर, ओके। क्या लिखा है? where goods are sent by the seller to the buyer by a route involving sea transit, the seller must inform the buyer to get the goods insured. मतलब क्या? अगर सेलर बायर को गुड्स कैसे डिलीवर करवा रहा है? थ्रू सी रूट, है ना, शिप के तरीके से डिलीवरी हो रही है, अगर ऐसा होता है देन सेलर मस्ट इन्फॉर्म। सिर्फ लाइबिलिटी क्या है? आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है। द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द बायर इन टाइम टू गेट द गुड्स इंश्योर्ड। अच्छा, ये सेलर बायर को इन्फॉर्म क्यों करेगा? सो दैट वहां पर बायर गुड्स को इंश्योर्ड करवा ले, ठीक है, इंश्योर्ड करवा ले वो गुड्स को, इसलिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेलर को। बट अगर नहीं करवाता है, अदरवाइज अगर सेलर इन्फॉर्म नहीं कर रहा है बायर को, अदरवाइज द गुड्स विल बी एट द सेलर्स रिस्क। मतलब क्या?
अगर सेलर इज सेंडिंग द गुड्स टू द बायर थ्रू सी रूट, ओके, तो सेलर को बस करना क्या है, सेलर को बस इन्फॉर्म करना है बायर को कि भाई आई एम सेंडिंग यू द गुड्स थ्रू सी रूट, तो आप गुड्स का इंश्योरेंस करवा लो। तो उस केस में इंश्योरेंस कौन करवाएगा, बायर करवाएगा, करेक्ट। बट अगर सेलर इन्फॉर्म नहीं करता है बायर को, सेलर इज नॉट इन्फॉर्मिंग द बायर, ओके, कि मैं गुड्स सी रूट भेज रहा हूं, इफ सेलर इज नॉट इन्फॉर्मिंग, ठीक है, उस केस में द गुड्स विल बी एट द सेलर्स रिस्क ड्यूरिंग द सी ट्रांजिट। तो लास्ट लाइन में आपको बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू इन्फॉर्म द बायर दैट यू आर सेंडिंग द गुड्स थ्रू सी रूट। अगर आप इन्फॉर्म करवा लेते हो तो वो वहां से इंश्योरेंस ले लेगा, करेक्ट। बट अगर सेलर भूल जाता है इन्फॉर्म करना, इफ सेलर डज नॉट इन्फॉर्म द बायर, उस केस में अगर बीच रास्ते गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सो देन इट इज द सेलर्स रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर बस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेलर की, कि उसे सिर्फ इन्फॉर्म करना है बायर को, सो दैट बायर टेक्स द इंश्योरेंस ऑफ दोज गुड्स। बट इफ द सेलर डज नॉट इन्फॉर्म एंड अगर वो गुड्स बीच रास्ते खराब हो जाते हैं, तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा, सेलर विल बेयर द लॉस। क्योंकि देखो बायर अल्टीमेटली ये कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था दैट यू आर सेंडिंग द गुड्स थ्रू सी रूट, अगर पता होता तो मैं इंश्योरेंस ले लेता, तो पर आपने तो मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, सो नाउ द सेलर विल ओनली बी हेल्ड लायबल, ठीक है। सबको समझा है ये वाला पॉइंट, सी रूट वाला बता दो, रीड इट एंड टेल मी, कोई डाउट है तो पूछ लो, आई विल वेट। So we have completed all the rules regarding acceptance, ठीक है। आप देखोगे there are in short 10 rules, ठीक है, starting from page 65 sorry 85 to 86। 85 पर first point start होता है, 85 and 86 पर all the 10 points are covered। अब usually एग्जाम में क्या देखा गया है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है that what are the rules of delivery of goods, they might ask you, they might choose one point and they'll ask you specifically, क्या पूछेंगे, what is the place of delivery, what is the time of delivery, what happens in case of delivery of wrong quantity, ठीक है। या लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी टू कैरियर, है ना। तो पहले आपको रूल एक्सप्लेन करना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस सी ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको दोनों मर्ज करके यू हैव टू राइट इन सेक्शन 39। सो I would say that understand all these 10 points individually, ठीक है, because ये question एक साथ नहीं आएगा, they might ask you one point पे different question, or also they might club 2 to 3 points and they might ask you as a 4 mark question। Also there is a possibility कि वो आपको एक case law बना के देंगे। अब देखो case law कैसे होगा, अगर मैं आपको एक simple example देती हूँ तो see, the seller sent the goods to the buyer through sea route, ठीक है, through sea route on 1st of Jan, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सेलर डिलीवर्ड द गुड्स टू द बायर थ्रू सी रूट एंड द गुड्स वर शिप्ड ऑन 1st of Jan 2020। देन आगे लिखा होगा, इसका आंसर आपको बताना है, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट। ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब रास्ते में, बीच रास्ते में, ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये हो गया सेकेंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग ट्रांजिट द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। अब क्वेश्चन ये आएगा, एक्सप्लेन वेदर सेलर इज लाइबल और बायर इज लाइबल टू बेयर द लॉस। बताओ, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस दिए हैं, क्या है कि सेलर ने गुड्स कब भिजवाए थे बायर को थ्रू सी ट्रांजिट ऑन 1st of Jan, मतलब 1st of Jan में पर गुड्स शिप पर लोड हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद सिर्फ आपको सेकंड सेंटेंस में क्या दिया है कि बीच रास्ते पर गुड्स खराब हो चुके हैं, द गुड्स वर इन ट्रांजिट एंड दे आर डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन क्या पूछा है, दैट हु इज लायबल। अब आपके मन में शायद से ये डाउट आएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्यों नहीं बताया है दैट वेदर सेलर हैज इन्फॉर्म्ड टू द बायर और नॉट। जहां पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको ऐसे ही अज्यूम करना है कि सेलर ने बायर को इन्फॉर्म नहीं किया है।
You have to assume this that seller has not informed. जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो आपको अज्यूम क्या करना है that seller has not informed the buyer that he is sending the goods through sea route. तो ये अज्यूम करके बताओ आंसर क्या होगा? Who is liable? Seller liable होगा या buyer liable होगा? Tell me. Just a one word answer. Who is liable in such case? Yes, everybody, the ones who have understood. अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो so then I'll be assuming कि कुछ डाउट है अभी भी. Yes, तो कौन लाइबल होगा? The seller will be held liable. क्यों? क्योंकि सेलर की ड्यूटी क्या थी? बायर को इन्फॉर्म करना, करेक्ट, ये करना, नोटिस भेजना कि मैं आपको गुड्स सी ट्रांजिट थ्रू भेज रहा हूं, तो आप अपने गुड्स को इंश्योर करवा लो, इंश्योरेंस ले लो. So did the seller inform in this case? The answer is no. So when he does not inform, then who will be held liable? The seller will be held liable, and in case of any loss arising, the seller has to bear the loss. This is given in section 39. If you read the last point, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, सेक्शंस कोट नहीं करना है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेल अवेयर कि क्वेश्चन कौन से प्रोविजन में से पूछा है, ऐसा है, ठीक है. जस्ट आपको याद क्या आना चाहिए, आपकी रीडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए दैट यू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर दे आर आस्किंग. तो क्या लिखा है? वेयर गुड्स आर सेंट बाय सेलर टू द बायर बाय अ रूट इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट, द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द बायर, अदरवाइज द गुड्स विल बी एट द सेलर्स रिस्क. ठीक है, अदरवाइज मतलब क्या? अदरवाइज से क्या समझता है? जहां पर सेलर ने इन्फॉर्म नहीं किया है उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अदरवाइज. ठीक है, तो ऐसे आपको केसेस आ सकते हैं. तो अच्छा, बट ऐसे केसेस का आप आंसर कैसे लिखोगे? वी विल ऑफ कोर्स हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑल. तो आप आंसर हाउ विल यू राइट डाउन? यू हैव टू राइट द आंसर इन 3 पॉइंट्स. ठीक है, पहले आप लिखोगे कि ये कौन सा प्रोविजन है. तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखना है? यहां से आपको स्टार्ट करना है. वेयर द गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर involving sea route, he must inform the buyer, else the goods will be at the seller's risk. ठीक है, throughout the sea transit. तो पहले आपको फर्स्ट पॉइंट पे ये वाला सेंटेंस एज इट इज लिखना है क्योंकि ये प्रोविजन है. फिर सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है? फैक्ट, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो जो फैक्ट्स दिए हुए हैं आपको वो सेकेंड पॉइंट में लिखना है. दैट as the seller did not inform the buyer, ठीक है, that he is sending the goods through sea transit. ये आपको सारे फैक्ट्स लिखने हैं क्वेश्चन 2 में से. यू हैव टू एज इट इज कॉपीड डाउन फ्रॉम द क्वेश्चन. और थर्ड पॉइंट में आपको अपना कंक्लूजन लिखना है कि आपको ये प्रोविजन पता है, आपको क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए हैं वो पता है, तो आपका कंक्लूजन क्या डराइव होता है. तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम द अबव फैक्ट्स इट इज क्लियर दैट द seller did not inform the buyer that he is sending the goods through sea transit, hence the seller is held liable. The seller will be at the risk during the sea transit. In case of any loss arising, in case if the goods are destroyed, then who will be held liable? The seller will be held liable. ये आपको अपने conclusion में लिखना है. ठीक है, so make sure कि आपका आंसर sorted लगे. Okay, 3 to 4 points maximum, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ ये आपका होमवर्क है आज का. यू हैव टू रीड राइट्स ऑफ द बायर. ठीक है, इतने राइट्स हैं, इतने यहाँ तक जस्ट आपको रीड करना है ऑन पेज नंबर 87. ठीक है, जस्ट रीड इट. मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ट्यूसडे तक हमारा ये चैप्टर हो जाएगा बिकॉज इट इज जस्ट 1 पेज और एक आगे कंसेप्ट है रिजर्वेशन वाला. तो मैक्स ट्यूसडे तक वी विल बी डन विद दिस यूनिट. ओके, वेडनेसडे से वील स्टार्ट विद यूनिट 4. ओके, सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो, जिस दिन ये यूनिट खत्म होगा, एग्जैक्टली वहां से 1 वीक के बाद आपका ये पर्टिकुलर यूनिट पर टेस्ट रहेगा. ठीक है, ऑन यूनिट नंबर 3. तो यूनिट नंबर 3 का हम इंडिविजुअल टेस्ट लेंगे, फिर यूनिट 4 करेंगे, फिर यूनिट 4 का टेस्ट लेंगे, उसके बाद पूरे चैप्टर का टेस्ट लेंगे. ठीक है, so that will be informed accordingly. So make sure that you have started preparing with this unit.
because this is almost 80% completed. बाकी rest 20% we'll do it on Monday. ठीक है, पढ़ लेना वो वाला rights of the buyer. चलो, I'll see you all then on Monday.